दोस्तों, किसी भी देश की इकॉनमी को आगे बढ़ने के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि उस देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा और एफिशिएंट हो, जिसका सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है रेलवेज़। लेकिन भारत में पूरे फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज़ करीब 30% ही ट्रांसपोर्ट करती है और बाकी 60% तक बाय रोड किया जाता है, जो कि रोड्स पर लोड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन कैसे डीएफसी के साथ रेलवेज़ देश के ट्रांसपोर्टेशन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी और कैसे ये रेलवेज़ के लिए गेम चेंजर होगा, जानेंगे इस वीडियो में। आज़ादी के बाद के समय में रेलवेज़ देश में 80% फ्रेट ट्रांसपोर्ट करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह कम होता गया और रोड्स पर लोड बढ़ता गया। इसका कारण था रेलवेज़ की इनएफिशिएंसी। पैसेंजर ट्रेन्स के लिए फ्रेट ट्रेन्स को रोक और डाइवर्ट कर दिया जाता था, और इस सब के बाद फ्रेट ट्रेन्स को ग्रीन सिग्नल मिलता भी था तो आउटडेटेड ट्रैक्स होने के कारण ट्रेन्स ज़्यादा स्पीड पे नहीं दौड़ पाती थी। फ्रेट ट्रेन्स के पूरे रूट पर उनकी एवरेज स्पीड 25 to 30 किलोमीटर पर आवर तक रहती थी, जिसके कारण फ्रेट ट्रेन्स का कोई टाइम टेबल नहीं था। यानी अगर कोई बिजनेसमैन अपना सामान रेलवेज़ के थ्रू भेजना भी चाहे तो उसका सामान टाइम पे पहुंचेगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी। इसी कारण बिजनेसेस ट्रक्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे। लेकिन जहां ट्रेन्स एक साथ बहुत ज़्यादा लोड ले जा सकती हैं, उसके मुकाबले उसी लोड को बाय ट्रक ले जाने के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा ट्रक लगेंगे। इससे और भी समस्याएं खड़ी हो गई। नेशनल हाईवेज़ पर प्रेशर और बढ़ गया, रोड एक्सीडेंट्स, पॉल्यूशन, कंजेशन भी बढ़ गए। तब ये समझ आने लगा कि रेलवेज़ को अपग्रेडेशन की बहुत ज़रूरत है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया, यानी एक ऐसा कॉरिडोर या गलियारा जिस पे सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेंगी। 2005 में इंडिया ने जापान के साथ कोलैबोरेट किया, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी पर काम शुरू किया। 2006 में पूरी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट की गई और इसे कैबिनेट से अप्रूवल मिला। साथ ही साथ 28,000 करोड़ रुपीज़ के फंड्स भी इस प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किए गए। इस अप्रूवल में 2 कॉरिडोर शामिल थे। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र के बीच बनना था, और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि लुधियाना पंजाब से दानकुनी वेस्ट बंगाल के बीच बनना था। साथ में DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी गठन किया गया, जिसे DFC का पूरा कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, फंड्स का मोबिलाइजेशन देखने की जिम्मेदारी दी गई और फ्यूचर में मेंटेनेंस और ऑपरेशंस की भी जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों, दोनों ही फ्रेट कॉरिडोर्स पर बहुत अच्छी स्पीड में काम चल रहा है। इवन दोनों कॉरिडोर पार्शियली ऑपरेशनल भी हैं। आप इस चार्ट को देख सकते हैं। ये डाटा DFCCIL की ऑफिशियल वेबसाइट का है। वेस्टर्न DFC के रेवाड़ी से मदर तक का 306 किलोमीटर का सेक्शन कमीशन कर दिया गया है। ईस्टर्न DFC के भावपुर से खुर्जा तक का 180 किलोमीटर का सेक्शन भी ऑपरेशनल है, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ा सेक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के वेस्टर्न DFC को पूरी तरह से और ईस्टर्न DFC के और सेक्शंस 2022 तक पूरे किए जाने थे, लेकिन कोविड सेकेंड वेव के कारण इसमें डिले हो सकते हैं। ये इसी डाटा के नीचे DFCCIL वालों ने खुद ही कहा है। भारत जैसे बड़े देश के लिए ये 2 कॉरिडोर काफ़ी नहीं है, और DFC कॉरिडोर्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 नए कॉरिडोर्स को मंजूरी दी, जो थे ईस्ट वेस्ट DFC, नॉर्थ वेस्ट DFC, ईस्ट कोस्ट DFC, साउथर्न DFC। फिलहाल इनमें से कुछ पर ग्राउंड वर्क भी शुरू हो गया है, लैंड एक्वाइजेशन वगैरह का काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं रूट्स को क्यों चुना गया DFC के लिए? इसका कारण था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमारे देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है, जो कि 4 सबसे बड़े सिटीज़ को कनेक्ट करता है। ये जो पूरे का पूरा रूट इंक्लूडिंग डायगनल्स, ये पूरे इंडियन रेलवेज नेटवर्क का ओनली 60% है, लेकिन 52% पैसेंजर ट्रेन्स और 58% फ्रेट ट्रेन्स इन्हीं रूट्स के थ्रू ट्रैवल करता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये ट्रैक्स पर कितना ज़्यादा डेंसिटी में ट्रेन्स चल रही हैं, और ये ट्रैक्स अपनी ओवर कैपेसिटी पे ट्रैफिक हैंडल कर रहे हैं। इसी वजह से जितने भी फ्रेट कॉरिडोर्स हैं वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को ध्यान में रख करके प्लान किए गए हैं। DFC के ट्रैक्स को सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाया गया था, तो इसमें खास ध्यान रखा गया कि ट्रेन ज़्यादा बड़े और चौड़े कंटेनर्स को कैरी करने में कैपेबल हों, इवन डबल स्टैक कंटेनर्स को भी। DFC के ट्रैक्स पर फ्रेट ट्रेन्स इंडियन रेलवेज के ट्रैक से ज़्यादा वजन और स्पीड के साथ चल सकती हैं। DFC को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इस पर 1.5 किलोमीटर तक की लंबी ट्रेन्स ऑपरेट कर सकती हैं, जो कि पहले मैक्सिमम लिमिट 700 मीटर्स तक ही थी। और इस पूरे के पूरे DFC की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात जो है कि ये पूरा का पूरा ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड है। दोस्तों, DFC का टारगेट था कि 1.5 किलोमीटर की डबल स्टैक ट्रेन को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना। इतनी बड़ी ट्रेन को खींचने के लिए लोकोमोटिव भी बड़ा ही चाहिए था,
जिसके लिए इंडियन रेलवेज ने फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम के साथ एक नए लोकोमोटिव के डेवलपमेंट पे काम शुरू किया और रिजल्ट था वैग 12, जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल लोकोमोटिव्स में अपना नाम बनाया। वैग 12,000 तक की हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है, 6,000 टन तक का लोड कैरी कर सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। वैग 12 की प्रोडक्शन बिहार के मधेपुरा में होती है। फिलहाल 100+ वैग 12 लोकोमोटिव अभी ऑपरेशनल हैं और 2028 तक डीएफसी पे ऐसे 800 वैग 12 लोकोमोटिव ऑपरेशनल होंगे। दोस्तों, डीएफसी ने कई अचीवमेंट्स और रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हुए हैं, जैसे कि दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो डबल स्टैक कंटेनर के साथ चली, दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रीफाइड टनल जिसमें से डबल स्टैक ट्रेन गुजर सकती है। डीएफसी के पूरे स्ट्रेच पर एक भी ट्रैक क्रॉसिंग नहीं है। ट्रैफिक के स्मूथ फ्लो के लिए अंडरपासेस और ओवर ब्रिजेस बनाए गए हैं। एडवांस और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर इन फील्ड ऑफ ट्रेन्स, फुली इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क। डीएफसी ने नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट किया है जो कि इंडिया में पहली बार था। ऑल ट्रैक लेइंग एनटीसी मशीन जो कि 1.5 किलोमीटर पर डे की स्पीड से ट्रैक बिछा सकती है। ऑटोमेटिक वायरिंग ट्रेन। दोस्तों, डीएफसी के तैयार होते ही 70% फ्रेट ट्रेन्स डीएफसी पर शिफ्ट कर दी जाएंगी, जिससे ट्रेन्स फास्ट और एफिशिएंट होंगी। रेलवेज को होने वाला प्रॉफिट फ्रेट ट्रेन से ही होता है, पैसेंजर ट्रेन से प्रॉफिट ना के बराबर या नहीं होता। यानी डीएफसी के बन जाने के बाद रेलवेज की अर्निंग बढ़ेगी और देश के ट्रांसपोर्टेशन में भी रेलवेज का परसेंटेज बढ़ेगा। ओवरऑल ये रेलवेज और देश के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अहम प्रोजेक्ट है या कहें गेम चेंजर है।